स्टार्ट कर। रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट कर दिया है। आवाज क्लियर नहीं है? जी सर, आवाज काफी कट रही थी सर आपकी। बीच में डिस्टॉर्ट हो रही सर काफी अभी। मैं इंटरनेट तब्दील कर लूँ अपना। मुझे नंबर होता है हाँ अरे नहीं मिला रश है। अच्छा जी, अभी बेहतर है आवाज? जी सर, अब यस क्लियर सर है। क्लियर। बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो हम बात कर रहे थे मिसिंग वैल्यूज की। मिसिंग वैल्यूज जो है ये अमूमन जो है, जो ऑप्शनल फील्ड्स होती हैं जो डेटाबेसेस में, हमें ये पता है कि हम जो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जो कुछ भी करने जा रहे हैं ये उस डेटा के ऊपर हम कर रहे हैं जो कहीं से कलेक्ट किया गया है, कुछ जरियों से, कुछ तरीकों से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है या जो है बेसिकली गैदर किया गया है। वो कुछ क्वेश्चनर फॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चनर फॉर्म्स की डेटा एंट्री के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना होगा। आपने को हो सकता है कोई इंटरनेट साइट से स्क्रैप की हो, तो कुछ जो है प्रोडक्ट्स में या कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके बारे में आपने ये डेटा कलेक्ट किया इंटरनेट से, उसमें जो है बेसिकली कुछ में ये एट्रीब्यूट मौजूद रहा होगा, कुछ में मौजूद शायद ना रहा हो। और इस तरह के बहुत सारे डेटा कलेक्शन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो आपने एआई फॉर एवरीवन में देखा था कि डेटा आप कहाँ कहाँ से और किस किस तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं। तो उन तरीकों में से किसी भी वजह से जो है आपका कोई एट्रीब्यूट में कुछ रोज में किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर अवेलेबल ना हो तो उसको कहते हैं कि वो डेटा मिस है, या मिसिंग वैल्यूज या मिसिंग डेटा कहते हैं। ठीक है, यूजुअली उसे NaN से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ जगहों पर NaN लिखा होता है, कुछ जगहों पर इस तरह से NaN लिखा होता है। तो बेसिकली जो NaN होता है, नॉट अ नंबर, इसको जो है बेसिकली हमने अब देखना है कि हम किस तरीकों से जो है बेसिकली किन किन तरीकों से मिसिंग वैल्यूज से हम लड़ सकते हैं या इनको अकोमोडेट कर सकते हैं कि हम जो है आगे अपनी जो एल्गोरिथम्स हैं, फॉर एग्जांपल मुझे डेटा प्लॉट करना है, तो अगर मिसिंग वैल्यू को मैं जीरो कंसिडर करता हूँ तो क्या होगा कि अगर ये सेल दी तो $400, $500 या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में सेल चल रही थी, अचानक जो है वहां पर उस जगह पर जो है वो जीरो पे जाएगी और फिर जीरो से वापस जो है वो 5000, 4000 और इन वैल्यूज के ऊपर जा रही है। तो इस तरह के जो है सिचुएशन से बचने के लिए कि अब आप इसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक जो है ना डेटा फ्रेम पर
pandas पे काम करना है और सबसे पहले import pandas as pd करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें जो है ना एक CSV फाइल चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम जब आप अगली क्लास में, हाँ, आज ही डिस्कस कर लेते हैं, चलें कहते हैं कि डेटा इक्वल्स हमने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट पढ़ी थी ना कि डिक्शनरीज हैविंग लिस्ट। तो अगर देखा जाए तो डेटा फ्रेम भी तो जो है ना एट्रीब्यूट्स जो है वो डिक्शनरी की कीज और जो वैल्यूज हो अगर हम उनको लिस्ट कंसीडर कर लें तो वो इसी तरह की चीज है। तो डेटा फ्रेम के अंदर मैं अगर डिक्शनरी ऐसे पास करूं कि उसके अंदर की के अगेंस्ट में वैल्यूज हो तो वो एक तरह की जो है वो डेटा फ्रेम बना लेता है। ठीक है, ये वो नेम आपने ये सर 3 रखा है और एज 4, एज हाँ, शायद मैं नहीं हुई सोच रहा था कि मुझे इन्हें वो मिसिंग वैल्यू क्रिएट करनी है ना असल में। राइट। वो सर नेम शायद ज्यादा हो, फिर एज कम कर दें, एज 3 की हो जाए रिवर्स। numpy की लाइब्रेरी ऐड करते हैं। numpy को यूजुअली जैसे हम pandas को pd से रिप्रेजेंट करते हैं एलियास से, वैसे ही कन्वेंशन है कि जो है आप numpy को nn स्मॉल से होता है या कैपिटल से होता है, लेट्स सी। तो नॉट अ नंबर से जो है ना हम इसको फिल कर देते हैं और जो है हमने इस तरह से डेटा फ्रेम बना दिया जिसके अंदर अब मुझे पता है नेम में एक जो है वो वैल्यू, हमने हेड का फंक्शन देखा हुआ है तो मुझे ये पता है कि नेम में एक वैल्यू मिसिंग है जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी ये एक मिसिंग वैल्यू है। अभी मैंने एक डमी डेटा फ्रेम बनाना था इसलिए मैंने बेसिकली हार्ड कोडेड वैल्यू से बना लिया और अदरवाइज हम रीड अंडरस्कोर सीएसवी देख चुके हैं। आपको डेटाबेस से कहीं से जो है ना वो डेटा मिल रहा होगा, कहीं से भी स्क्रैप किया होगा या कलेक्ट किया होगा, तो उसमें सेम सिनेरियो बेसिकली आपको जो है फेस करना पड़ रहा होगा। रूम इन, सॉरी, माय मिस्टेक। अभी विजिबिलिटी बेहतर है? ठीक है, तो जो है प्रॉब्लम क्लियर हुआ है कि जो है हम किस तरह से कर पा रहे हैं और डेटा फ्रेम हम जो है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दो चीजें जो है ना बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस की हैं। सिर्फ ये दोनों चीजें क्लियर हैं आपको कि डेटा फ्रेम हम इस तरह से बना सकते हैं सर कि एट्रीब्यूट्स में जो है डिक्शनरीज में लिस्ट में वैल्यूज ले लें और उसको डेटा फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को पास कर दें। ठीक, अब हमारे पास आ गई मिसिंग वैल्यू, तो हम इसका करें क्या? क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? इसको किसी अनक्लासिफाइड या किसी चीज से रिप्लेस कर दें। अनक्लासिफाइड एनोनिमस कर दें। एनोनिमस कर दें, ठीक है। ठीक है, चूंकि नेम एक ऐसी एग्जैक्टली बेटा देखें अवेश हमने डिस्कस किया था कि हम मीन से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट कुड बी अ थिंग ना,
लेकिन नामों का तो मीन नहीं निकलता। तो इस वजह से एक रीजन ये भी था मेरा मिसिंग वैल्यू क्रिएट करने का, कि वो जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे, एक फिनोमेना डिस्कस रह गया था कि अब ऑर्डिनल वैल्यूज हैं जिनमें जो है ना बेसिकली आपके नंबर्स ही हो लेकिन वो किसी और चीज को, कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनमें जो है ना आप जो है मीन अमूमन नहीं ले रहे होते, क्योंकि टू जो है हो सकता है किसी और दूसरे टेबल की कोरिलेशन बन रही हो, रेफरेंशियली जो है ना वो किसी दूसरी जो है ना टेबल के अंदर जो है वो किसी दूसरी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, रो को, रिकॉर्ड को। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके पास जो है कुछ जो है ऐसी चीजें आती हैं जिनमें आप मीन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या मोड नहीं ले पा रहे होते। हाँ, मोड ले सकते हैं। मोड का ऑप्शन ये होता है कि आप बीच की वैल्यू लें, उसका नाम डाल दें यहाँ पर। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई इनाम और इरफान और मंसूर में बीच का नाम मंसूर है, मंसूर डाल दें, मोड आ सकता है। मीन नहीं आ सकता क्योंकि स्ट्रिंग्स का मीन क्रिएट नहीं हो सकता। तो एक तरीका ये हो सकता है, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा था कि हम एनोनिमाइज्ड या कुछ ऐसा डाल दें कि गेस्ट था ये। अब हमने कह दिया गेस्ट की एक कैटेगरी होगी या एनोनिमस यूजर्स की एक कैटेगरी होगी, ठीक है। मेरी पोर्टल ऐसा है जहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं एनोनिमस रहते हुए, तो उनके नाम के साथ एनोनिमस आ रहा होगा, तो वो ऑल वुड बी बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी एनोनिमस, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो है, हमने देखा था कि जो है अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में जो है एट्रीब्यूट दूं, एट्रीब्यूट नेम, कॉलम इंडेक्स का एक नेम दूं, तो मुझे वो कॉलम एक सीरीज बना के रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये जो है सीरीज के इंडेक्सेस हैं और ये सीरीज की वैल्यूज हैं। डॉट फिल एनए का फंक्शन देखा था हमने, और इसको मैंने कह दिया एनोनिमस, ठीक है। हमने कहा कि एनोनिमस से रिप्रेजेंट जो है ना इसको फिल कर दो। अब अगर मैं देखूं तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, एनए नहीं मिल रहा, सॉरी। मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि याद रखिएगा बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक नई रिप्रेजेंटेशन, अगर आप देखें तो यहाँ उसने एनोनिमस दे दिया था मुझे, लेकिन वो नई रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करते, इन प्लेस तब्दीली नहीं करते। तो मैंने कहा डेटा ऑफ नेम में एनए फिल करो, तो वो उसने मुझे एक नई सीरीज रिटर्न की थी जिसमें एनएन की जगह जो है एनोनिमस डाला था, लेकिन जहां एनएन था उसने उसको नहीं छेड़ा। तो मैंने ओवरराइट कर दिया कि डेटा ऑफ नेम को ही रिप्लेस कर देना उस सीरीज से। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब डेटा डॉट हेड में मुझे जो है ना ये तब्दीली मिलेगी कि जो एन है वो बेसिकली रिप्लेस हो गया एनोनिमस से। ये बात समझ में आई कि जब मैंने इसको यहाँ पर रीअसाइन नहीं किया था, ओवरराइट नहीं किया था, तो उसने मुझे एन फिल करके, एन को रिप्लेस करके एनोनिमस से फिल करके रिटर्न किया था नया कॉलम, उसने अपने ही कॉलम में तब्दीली नहीं की थी। तो ये जो बहुत सारे ऑपरेशन हैं डेटा फ्रेम के या पेंडास के कहना चाहिए, वो इन प्लेस नहीं होते, यानी जिस डेटा पे अप्लाई हो रहे हैं उस डेटा पे अप्लाई करके उस डेटा को तब्दील नहीं करते, बल्कि रिटर्न करते हैं मॉडिफाइड प्रेजेंटेशन। अगर आपको ओवरराइट करना होता है तो आप सेम जो कॉलम है या सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उसको रिप्लेस कर लेते हैं। क्लियर है ये बात? सर एक जस्ट एक लाइट मोड के लिए कि जैसे अगर हम नाम चेंज करते हैं तो मॉड, मीडियन और मोड से भी हम एग्जैक्ट चीज तो नहीं ले रहे ना, तो हम वही बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस यहाँ भी तो यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू एन की कोई वैल्यू मिसिंग थी, 50, 100 कोई भी, हमने उसका मॉड लिया है, हमें उस मॉड से उसकी एक्चुअल वैल्यू तो नहीं मिली, बिल्कुल सही बात है, उसकी तो एक्चुअल वैल्यू हमने नहीं मिल रही। उसको, हम हाँ, एक्सपेक्ट कर तो रहे हैं कि जो बेसिकली जो मिड वैल्यू है ना वो हम जो है ना उससे रिप्लेस कर रहे हैं, या मीडियन ले लें आप कि जी, जो तो बेसिकली हमने फिलिंग ही की है ना सर, तो नाम को भी तो फिल किया जा सकता है।
क्योंकि हम मैं एक्चुअल वही कह डेटा रहा तो था, नहीं वहां। मीडियन या मोड से कर सकते हैं। मीन देखिए, नाम में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में मीन होता नहीं है ना। आप मीन पोजीशन से कर सकते हैं कि एवरेज जो पोजीशन आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि मेरे 15 रिकॉर्ड्स हैं, तो 15 का मिड में ले सकता हूँ ना कि 7.5 या 7 या 8 रिकॉर्ड को जो है ना लाके फिल कर दो, तो दैट वुड बी मीडियन होता है ना वो शायद। मोड क्या होता है कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशंस बनाओ, जो सबसे ज्यादा अकरेंस में आ रहा है नाम वो डाल दो, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही आया होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इवेंट स्पेस डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। जी तो इवेंट स्पेस डिवाइड बाय सैंपल स्पेस अगर है, तो फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड 3 दफा आया है, तो चौथी दफा आने की प्रोबेबिलिटी उसकी उस रिकॉर्ड से ज्यादा होगी जो सिर्फ एक दफा आया था। बात समझे सब? जी सर, जी सर। तो मोड जो है ना एक बेहतर क्वालिफायर होगा, बजाय इसके कि मैं बीच वाली वैल्यू डाल। देखिए हम डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस करें ना, बीच वाली वैल्यू डाल दो, एक टेक्निक है, जी उसकी इफादियत शायद उतनी ज्यादा ना हो जितनी मोड की होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मीन में स्ट्रिंग वैल्यूज का ले नहीं सकता, इसलिए मीन यहाँ एक गुड क्वालिफायर नहीं है। हम्म, ठीक है ना, मीन में बिल्कुल सही है, न्यूमेरिक वैल्यूज का ले सकता हूँ। राइट सर। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना बेसिकली एक जो है सवाल आया था प्राइवेट मैसेज में कि जो है हम इस डेटा फ्रेम के अंदर न्यू रिकॉर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बेटा न्यू रिकॉर्ड हम ऐसे ऐड कर सकते हैं कि आप जो है दो डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वर्टिकली स्टैक भी कर सकते हैं, वी स्टैक, या जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं दो डेटा फ्रेम्स को कॉन्केट करने के लिए, तो वो बेसिकली जो है वो इसके अंदर आके ज्वाइन हो जाए। अगर हम इसको देखना चाहें, अच्छा वो शायद numpy का फंक्शन, तो इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, append का फंक्शन मौजूद है बेटा, कि आप जो है डेटा फ्रेम के अंदर append का फंक्शन कॉल करके रो दे दें जिसमें सेम जो है कॉलम्स हो, तो वो जो है उसको इंसर्ट कर लेगा। इसके अलावा ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो वो न्यू रो ज्वाइन भी न्यू रो क्रिएट कर लेगा। ठीक है बेटा, ओके। अब कहाँ थे हम, मिसिंग वैल्यू के ऊपर। तो एक तरीका हमने ये देखा कि जो है हम मीडियन की मदद से जो है हमने जो है बेसिकली सॉरी हमने जो है एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी एनोनिमस। इसके अलावा आप ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि जो है मीडियन जिस ग्रुप की वैल्यू ज्यादा आ रही हो, यानी नाम की अक्रेंस ज्यादा आ रही हो, आप उससे फिल कर दें। तो जो है हम जो है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं कि कौन सा नाम कितना ज्यादा दफा आ रहा है। पिछली दफा हमने कोई ऐसा फंक्शन देखा था जिसकी मदद से हम ये देख सकें कि किस जो है ना नाम की अक्रेंस कितनी आ रही है। काउंट। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, एग्जैक्टली वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स जो हमने फंक्शन लास्ट टाइम देखा था, वो डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज के जो है काउंट्स बता देता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि डेटा डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स,
अच्छा, मुझे अभी नेम में इंटरेस्टेड है, तो मैं सिर्फ इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नेम के ऊपर अप्लाई करता हूँ, और शायद है ही ये सीरीज का फंक्शन है, एक कॉलम पे ही कॉलम अप्लाई होता है शायद, या मल्टीपल कॉलम्स भी होता है। ओके, तो इसमें इनाम, मंसूर, इरफान और एनोनिमस एक एक दफा आ रहे हैं। अभी हमने आपको जो है ना बेसिकली एक फीचर देखा कि हम अपेंड कर सकते हैं इसमें, तो हम एक रिकॉर्ड अपेंड कर लेते हैं इसमें। एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ वैल्यूज डालता हूँ और इन सारे सेल्स को जो है री एग्जीक्यूट करता चला जाऊँ। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, जैसे भी हमने देखा, तो हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि डेटा डॉट अपेंड, और इसमें मैंने कहा नेम कॉलन इरफान नाम का एक और बंदा आ गया, कॉमा एज कॉलन 20। नहीं कहा, वो कह रहा है एक कीवर्ड आर्गुमेंट भी दो, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स, इसको ट्रू पास करो। ठीक है, ये हो गया। और उसने इरफान की 2 एंट्रीज क्रिएट, अब सॉरी एक और एंट्री आ गई जो कि उसने अपेंड कर दिया, तो इरफान 2 दफा आ गया। अब अगर मैं जो है डेटा ऑफ नेम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स देखूं, तो मुझे जो है इरफान कितनी दफा मिलना चाहिए? 2 दफा। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने डेटा में अपेंड किया, लेकिन जो है इसने रिटर्न किया, डेटा में इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, तो अब डेटा में इंसर्ट किया, डेटा में ओवरराइट हो गया, बेसिकली जो रिटर्न हुआ था नया डेटा फ्रेम, यानी इसने डेटा में अपेंड करके डेटा में डेटा को मॉडिफाई नहीं किया, बल्कि एक नया डेटा फ्रेम बना के उसने रिटर्न किया था। वो डेटा फ्रेम हमने डेटा के वेरिएबल में ओवरराइट कर लिया। तो अब मैं डेटा डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स या करूंगा, तो इरफान में 2 जो है occurrences आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने बार बार याद रखना है, जो मैं भी मिस कर रहा हूँ, अभी 2 दफा मैंने मिस किया, कि बहुत सारे ऑपरेशंस इन प्लेस नहीं होते। वो उस डेटा को, उस वेरिएबल को ओवर बेसिकली एक डिफरेंट प्लेस के ऊपर मॉडिफाई करते हैं, और वो जो डिफरेंट प्लेस होती है, वो जहां पर नया ऑब्जेक्ट समझ लें, एक नए ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई करते हैं, और वो प्रेजेंटेशन रिटर्न कर दी जाती है जो जिस वेरिएबल पे कॉल किया गया था, जिस डेटा पे कॉल किया गया था, उसको मॉडिफाई खुद नहीं करता फंक्शन। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप उसको ओवरराइट कर लें। अच्छा, एक सवाल है सऊद का कि जो है हमने numpy लाइब्रेरी कहाँ यूज की है? हमें मिसिंग वैल्यू क्रिएट करनी थी, तो हमने numpy की वैल्यू एक कांस्टेंट numpy की लाइब्रेरी में NaN के नाम का होता है, हमने उसके लिए जो है यहाँ पर जो है numpy की लाइब्रेरी को यूज किया है कि NaN के कांस्टेंट से जो है ना एक ब्लैंक स्पेस को फिल कर दो, यानी हमने ब्लैंक स्पेस भी क्रिएट कर दिया और उसमें वैल्यू भी डाल दी, जो कि कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास इरफान जो है ना वो आ गया। तो आप जो है ना वहां पर इरफान से जो है एनोनिमस की जगह जो है, जहां आपने फिल इन किया था, वहां एनोनिमस की बजाय इरफान कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो हमारे पास, चूंकि हम फिल इन कर चुके थे, तो हमारे डेटा फ्रेम में एन नहीं है, कोई मिसिंग वैल्यू इस वक्त नहीं है, बल्कि जो मिसिंग वैल्यू थी उसकी जगह एनोनिमस। ये तो एक मिसिंग वैल्यू की जो है ना वो प्रैक्टिस थी कि जब आपके पास न्यूमेरिकल या आप स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस में परफॉर्म नहीं सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, तो उस वक्त जो है ना आप क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ये वो बात थी। ठीक है, अब अगर ये सेम फेनोमेना जो है एज के ऊपर हुआ होता, तो मैं यहाँ पर जो है एक नाम दे देता हूँ, और मैं ये कर देता हूँ कि ये जो है बंदा है मोहसिन है। ठीक है, और एक और बंदा है जिसका नाम है नासिर। अब 5 नाम है, 4 वैल्यूज हैं, मिसिंग वैल्यू मतलब
पैंडास कहता है वैल्यू सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होनी चाहिए दोनों लिस्टों में। तो मैंने numpy की लाइब्रेरी का nn लेकर एक ब्लैंक स्लॉट यानी मिसिंग वैल्यू भी क्रिएट कर ली और वहां वैल्यू भी दे दी। ठीक है, तो मैंने दोबारा से री एग्जीक्यूट किया तो अब मेरे पास डेटा फ्रेम जो है, सॉरी अभी तो लिस्ट बनी है, अब डिक्शनरी सॉरी, अब डेटा फ्रेम बन गया है और डेटा फ्रेम के अंदर अब मेरे पास एज के अंदर जो है nn आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इससे जो है वो na को फिल नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू, अब मेरे पास टेक्निक्स बढ़ गई हैं। अब मैं जो है इनको मीन से भी कर सकता हूँ, मीडियन से भी कर सकता हूँ, मोड से भी कर सकता हूँ, मिनिमम से भी कर सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू से भी कर सकता हूँ कि भाई मैक्सिमम एज डाल दो यहाँ पर या मिनिमम एज डाल दो यहाँ पर, या एजेस का मीन निकालो और वो डाल दो। ठीक है, क्या करें? हाँ भैया क्या करें? सर हर टाइप की एक एग्जांपल करवा दे, मतलब मीन मीडियन और मोड तीनों की एक एग्जांपल कर देना। गुड पॉइंट। तो एनपी की जो लाइब्रेरी होती है उसमें मिन का एक फंक्शन होता है। हमने कहा यार एज का कॉलम लो, सर अभी आप नेम का कॉलम ही ले रहे हैं। आई एम सॉरी, एज के कॉलम में एज के कॉलम की फिल इन करो और उसके अंदर जो है जो numpy की लाइब्रेरी उसका मेन फंक्शन कॉल करो। डेटा एज की जो बेसिकली कॉलम है हमें जेनरिक बनाना है, तो हम जो है बेसिकली हमने जो मिनिमम एज थी वो इस वक्त क्या है? 22। 32। एग्जैक्टली 22। तो हमने क्या किया कि बेसिकली हमने 22 एज से रिप्लेस कर दो, तो अब जो है हमारे पास नासिर में एज क्या आ गई? 22। क्लियर है? नो सर। है क्या नहीं हुआ बेटा क्लियर? सर ये नासिर किस तरह, मतलब 22 इसका जो है ना एज आ गया पूरा। नासिर एनएन था ना, मैंने ये नहीं कहा कि नासिर में जाकर 22 डालो, मैंने कहा यार एज के कॉलम में जिनमें भी एनएन था जितनी वैल्यूज, ये 100 200 1000 2000 10,000 भी हो सकती थी, मैंने कहा उन सब के अंदर एज का जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर जिन जिन रिकॉर्ड्स में वैल्यूज मौजूद है उन वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो उसने कहा जहां भी रिकॉर्ड में इस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं, मौजूदा वैल्यूज एनएन को हटाकर जितनी मौजूदा वैल्यूज हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू 22 है। तो इस रिकॉर्ड इस वाले सॉरी इतने जो है ना कोड ने आपको 22 रिटर्न किया। फिल लेने के फंक्शन ने कहा जो मुझे मिला है यानी जो मुझे 22 मिला है वो मुझे फिल करना है एज के कॉलम में जाकर जहां जहां एनएन मौजूद है। इतना सा काम किया हमने। ओके थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, अब एनएन मौजूद नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है एनएन दोबारा क्रिएट करना चाहिए हमें दूसरी टेक्निक को अप्लाई करने के लिए। सब 22 के तो नहीं हुए बेटा, हाँ, सिर्फ नासिर हुआ है 22 का। सुरैया आप आई डोंट नो आपने रोमन में लिखा है तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि आपने सब 22 के हो गए लिखा है? क्योंकि सारे 22 के नहीं हुए, देखिए जो उनकी वैल्यूज मौजूद थी वो अपनी वैल्यू पे रहे। हाँ एग्जैक्टली जिनकी जगह जहां जहां एनएन था वो सब बिल्कुल सही कहा आपने, जहां जहां एनएन था वहां वहां 22 चला जाएगा। इस सिनेरियो में अगर यहाँ एक से ज्यादा एनएन होते, सपोज कर लेते हैं हम डाल देते हैं एनएन। सर इसमें ये जो फिल फिल एन ए लिखा हुआ है यहाँ पर फिल एन ए एन नहीं आना चाहिए था।
अब ये तो नपाई वालों से, वो पेंडास वालों से बोलना चाहिए ना, हम क्या कर सकते हैं। हमें उन्होंने ना एक फंक्शन दिया है, तो हमें जो है ना उसको ही कॉल करना है। इस काम के लिए फिल एन का फंक्शन उन्होंने दिया है, तो हम फिल एन के नाम से कॉल कर रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। कोई रीजन सिर्फ मेन वैल्यू सिलेक्ट करने की? नहीं बेटा, अभी हम मल्टीपल वेज ट्राई करेंगे। एक तरीका है मिनिमम वैल्यू का, वो हमने ले ली, हम इस पे बात करेंगे। डोमेन स्पेसिफिक, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बेसिकली इसमें जो है ना एक वो होता है कि आप डोमेन स्पेसिफिक वेरी करते हैं और आप सेफ साइड पे रहना चाह रहे होते हैं। तो अगर अकरेंस आपको पता है मिनिमम वैल्यू के आने की ज्यादा है, तो आप मिनिमम पे जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू आने की ज्यादा है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे होंगे। तो ये डिफरेंट इनसाइट्स होती हैं जो डोमेन एक्सपर्ट आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं उस डोमेन में जहां आप ये मशीन लर्निंग या डेटा साइंस लगाने जा रहे होते हैं। तो एक तरीका मिनिमम वैल्यू का होता है, हमने वो डिस्कस किया। अभी हम मैक्स पे भी आएंगे, हम मीन पे भी आएंगे। तो हमने अब जो है ना 2 NN क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो मैंने जो है बेसिकली उनको NN 2 क्यों नहीं है? तो वो हेड दिखा रहा है ना, इसलिए 5 वैल्यूज दिखाएगा वो अरे नीचे वाली यार 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है, सॉरी यार, हद हो गई यार। ठीक है, मैंने 6 कर दिया कि हेड में ना 5 की वजह 6 रिकॉर्ड दिखाओ। थैंक यू, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये क्या करती है। अच्छा जी, तो अब देखें आप 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो जैसे सुरैया ने कहा था कि जितनी NN वैल्यूज है सब में मिनिमम वैल्यू चली जाएगी, जो इस सिनेरियो में 22 है। तो अब जो है जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो इस वक्त दोनों के दोनों में जो है जो मिसिंग वैल्यूज थी उनमें हमारे पास 22 आ गया। ठीक है, नासिर और फारूक दोनों जो मिसिंग वैल्यूज थी एज जिनकी, उन सब में 22। तो इस तरह से 100, 200, 1000 ये सब हो सकते हैं। जितने होंगे सब में इस एक फंक्शन कॉल से जो है वो बेसिकली NN की जगह ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मैक्स से रिप्लेस करके देखते हैं। तो NP की ही लाइब्रेरी में मैक्स का फंक्शन मौजूद है। दोबारा से मिसिंग वैल्यूज क्रिएट करते हैं। पहले दोनों मिसिंग वैल्यूज आ गई NN। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50। तो 50 की जगह जो, सॉरी NN की जगह अब दोनों जगहों पर 50 आ जाएगा। ठीक है, दोनों जो मिसिंग वैल्यूज थी नासिर और फर्रुख, उन दोनों में 50 आ गया। जैसे मैक्सिमम है वैसे ही नंपाई में मीन का फंक्शन मौजूद। तो उसने इन वैल्यूज का जो मौजूदा वैल्यूज थी NN को छोड़कर जो मौजूद वैल्यूज थी उनका उसने एवरेज या मीन निकाला। 45, 22 ऐड किए, उसमें 30 ऐड किया, उसमें 50 ऐड किया और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। तो आपके पास 36.75 का एवरेज आया, जो उसने जो है बेसिकली मिसिंग वैल्यूज में प्लेस कर दिया। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है नंपाई या पेंडास में, और उसकी मदद से भी आप फिल कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है मोड का? वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स निकालो, जो ज्यादा आ रही है उसको जो है ना प्लेस कर दो। तो इस वक्त एज ज्यादा क्या आ रही है? कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। मोड तो सॉरी बीच वाली वैल्यू होती है ना, तो 22 और 30 4 वैल्यूज है, तो इसका मतलब 22 और 30 का जो है ना मीडियन बीच वाली वैल्यू होती है। तो मैं मीडियन मीन्स मोड में मोस्ट हमेशा जो है ना फ्रीक्वेंट घूम वैल्यू जाता हूँ होती है यार। मॉड सर, मोस्ट मीडियन फ्रीक्वेंट मीडियन सॉरी वैल्यू होती है। मीडियन, जी जी मीडियन। मीडियन बीच वाली होती है ना, तो हम उसमें जो है 22 और 30 का एवरेज लेंगे और जो है उसको जो है बेसिकली उससे रिप्लेस कर देंगे बीच वाली वैल्यू के एवरेज से, या बीच वाली वैल्यू से अगर ऑड वैल्यूज होती तो। और फिर वही मोड के लिए जो है हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। जिस ग्रुप की जो है वो अक्रेंस सबसे ज्यादा आ रही है, तो हम उसको जो है यहाँ पर डाल देंगे। एज चूंकि सारी जो है कोई रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, तो इसका मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अब आपकी सर मर्जी है, आप मेन से रिप्लेस कर दें। जी बोलिए।
सर ये सॉर्ट होके नहीं होगा, यानी 22, 30, 45, 50, फिर उसके बाद ये 30 और 45 पे नहीं होगा जो एवरेज मीडियन के लिए होगी? सॉर्ट होना जरूरी है, मीडियन के लिए जी। सॉर्ट होना जरूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीडियन के लिए सॉर्ट होना जरूरी है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो 30 और 45 पे चला जाएगा। बिल्कुल, वो अक्रेंस ऐसी हो जाएगी 22, 30, 45, 50, तो 30 और 45 के ऊपर एवरेज होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मीडियन के लिए। तो आप ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे होंगे। क्लियर है मिसिंग वैल्यू? यस सर। ओके। सर अगर मिसिंग वैल्यूज को हम इस तरह से फिल कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर मतलब ट्रेनिंग करवानी किसी मॉडल के लिए, तो उसके लिए तो ये मेथड ठीक नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है। क्यों? तो मतलब आप एक इमेजिनरी वैल्यू डाल रहे हैं ना, जो कि एक्चुअल डाटा की वैल्यू वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती थी, आप उसको सिर्फ एक फिल कर रहे हैं ताकि आपके कोई फ्रेम के अंदर मसला ना आए पांडास का। लेकिन इस इमेजिनेशन के पीछे ना एक बेसिस होगी। आपको ये पता है कि यार मिनिमम वैल्यू जो है ना मैं डाल दूं ना, तो इससे जो है ना मेरा मॉडल जो है ना बहुत ऑफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सेल है, एक तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि यार मैंने उस दिन बहुत सारा कमाया तो मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं। लेकिन सेफ साइड क्या है, यार मिनिमम से नीचे नहीं जा सकती, ये मुझे पता है। मिनिमम जो थी ना मेरी, ये तो मेरी है ही मिनिमम थ्रेशोल्ड, इससे नीचे की सेल नहीं हो सकती, इससे ऊपर ही कहीं थी। तो मेरा मॉडल अब जो है ना बहुत पुअर पे नहीं जाएगा, बहुत थोड़ा बेहतर ही रहेगा उससे कि जो है ना वैल्यू होने से। तो ये जो है ना, देखें एक बात याद रखिएगा, मशीन लर्निंग इज आर्ट ऑफ ट्राई एरर रीट्राई, ठीक है। और इवन ट्राई, रिकॉर्ड द रिजल्ट एंड रीट्राई विद ए डिफरेंट अप्रोच। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस रिकॉर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने फिल एन किया था ना, ड्रॉप एन का फंक्शन मौजूद है कि भाई जितनी मिसिंग वैल्यूज है, मेरे पास सफिशिएंट डेटा साइज है। देखिए मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अगर मैं फ्यू हंड्रेड एंट्रीज ड्रॉप कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, एक बहुत अच्छी एस्पेक्ट अब मैं आपसे डिस्कस करने जाऊं। नहीं पढ़ना चाहिए ना? नहीं पढ़ना चाहिए सर। लेकिन क्या अगर वो फ्यू हंड्रेड एस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थे और वो एक छोटे सैंपल साइज के थे, यानी ट्रिलियन रिकॉर्ड्स तो हैं, वो जो फ्यू हंड्रेड जो है ना रिकॉर्ड्स है, वो एक ऐसे रिकॉर्ड से मतलब स्टोर के हैं जिसमें मेरी सेल बहुत कम होती है, उस जो है मेरे वेयर हाउस के, या उस मेरी चेन ऑफ स्टोर्स है जिसमें मेरे तमाम स्टोर्स की सेल का रिकॉर्ड है। लेकिन जिनमें एंट्री मौजूद नहीं है ना, वो उस छोटे स्टोर के जिनकी सेल ही बहुत कम होती है, तो उस छोटे से स्टोर के रिकॉर्ड्स बहुत कम थे मेरे पास। अब फ्यू हंड्रेड रिकॉर्ड्स वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट, उनका असर पड़ेगा अगर मैं उन्हें ड्रॉप कर दूं उस बेसिकली स्टोर की। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा सही सेल को। तो अगर ये चंद 100 रिकॉर्ड या चंद रिकॉर्ड आपके एक ऐसे सैंपल या एक ऐसी जो है ना पॉपुलेशन क्लास को, पॉपुलेशन की क्लास को रिप्रेजेंट करें जो बहुत रेयर है। सपोज करें मेरा रिकॉर्ड सेट है कैंसर होने और ना होने का, डेटा सेट जो है मेरा डेटा सेट है कैंसर होने ना होने का। कैंसर होने के रिकॉर्ड बहुत कम होंगे। अब जिनमें मिसिंग वैल्यूज हैं वो सारे के सारे वो रिकॉर्ड हैं जिनमें कैंसर था। तो ऑलरेडी मेरी एक जो है ना पॉपुलेशन का जो सैंपल साइज है कैंसर होने का क्लास का, उस क्लास के रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बहुत कम थे। अगर मैं ये सारे फ्यू हंड्रेड रिकॉर्ड्स डिलीट कर दूंगा तो उनकी कंट्रीब्यूशन और कम हो जाएगी, मेरा मॉडल बहुत पुअर जो है ना परफॉर्म करेगा, बहुत पुअर। लेकिन स्टिल जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्या है, मशीन लर्निंग एक आर्ट है जिसमें आप ट्राई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं रिजल्ट, जरूरी नहीं है इसको आप एरर कहें, आपने एक रिकॉर्ड किया रिजल्ट और देन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है ना आपने रीट्राई किया। तो आपने क्या किया कि आपने एक अप्रोच से वैल्यूज को फिल किया, आपने एक मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल की प्रेडिक्शंस की, आपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए। अब जिनको मैं रिजल्ट्स कह रहा हूँ ये एवोल्यूशन मैट्रिक्स होते हैं, जिनको हम अभी थोड़ी देर में मशीन सॉरी आज नहीं देखेंगे हम, जो है एवोल्यूशन मैट्रिक्स का हम जो है ना एक थोड़ा डिटेल्ड सेशन लेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन, जब हम मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन, आज हम लीनियर रिग्रेशन
विद सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे जो एक कॉलम के ऊपर होती है। अगले सेशन में हम मल्टीपल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हम कैसे जो है ना, चलिए आज ही हम सिंपल रिग्रेशन और मल्टी वेरिएबल की देख लेंगे, लेकिन एवोल्यूशन मैट्रिसेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डिटेल। तो खैर एवोल्यूशन मैट्रिक्स जो है ना ये बताते हैं कि आपका मॉडल कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इतनी सिंपल डेफिनेशन अभी के लिए हम अगर बात करें तो हमने मॉडल को जो है ना ट्रेन अपने मॉडल के साथ एक ट्रेनिंग की, उसके साथ प्रेडिक्शंस किए, मॉडल कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है इसके रिजल्ट को लिख लिया हमने। फिर हमने सपोज कर लें हमने जैसे मैंने कहा था कि एक मेथड के जरिए हमने एनए वैल्यूज को फिल किया था, एक डिफरेंट मेथड के जरिए हमने एनए वैल्यूज को फिल किया, हमने मॉडल की ट्रेनिंग करवाई, मॉडल से प्रेडिक्शन करवाई और हमने रिकॉर्ड देखे क्या बेहतर हुआ है। अगर बेहतर हुआ है तो इसका मतलब हमारी ये अप्रोच बेहतर है, अदरवाइज हमने डिफरेंट अप्रोच ट्राई की। फिर जब फिल एनए के हमने डिफरेंट अप्रोचेस रख ली, फिर हमने ड्रॉप एनए को ट्राई किया कि यार उन वैल्यूज को ड्रॉप कर दो जिनमें जो है ना एनए यानी जो मिसिंग वैल्यूज है उनको ड्रॉप कर दो। फिर हमने मॉडल को ट्रेन करना है और फिर चेक करना है क्या हम एनए को फिल करके बेहतर परफॉर्म कर रहे थे या हम ड्रॉप करके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और याद रखिएगा एवोल्यूशन मैट्रिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम प्रेडिक्शन उस वैल्यू के ऊपर उस डेटा के ऊपर करते हैं जो ट्रेनिंग में हमने यूज नहीं किया था, ताकि मॉडल कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है अननोन डेटा के ऊपर चेक किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए एवोल्यूशन मैट्रिक्स दो तरह के रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक ट्रेनिंग के एवोल्यूशन मैट्रिक्स या ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है, और फिर टेस्ट और वैलिडेशन। एक्चुअली 3 किस्म के होते हैं, पहले ट्रेनिंग टेस्ट हो रहा होता था, फिर बाद में ये आया कि एक वैलिडेशन का केस होना चाहिए और टेस्ट फिर उससे बाद होना चाहिए। तो कुछ सेंस बन रहा है बात का। हम इनकी फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल्स में, हमारे पास अब तो बहुत कम टाइम है, हमारे पास 1 या 2 सेशन ही रह गए इसके बाद। तो इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल्स में जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको खुद इसका अंदाजा होगा कि इसकी कितनी अहमियत है कि आप डिफरेंट अप्रोचेस को, इवन डिफरेंट ट्रेनिंग जो डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो उनको ट्राई कीजिएगा। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, दरवाजे पर कोई मैं देख लूं जरा। सर नेक्स्ट मॉड्यूल्स के लिए कोई मिनिमम मतलब इस मॉड्यूल के पास होने की रिक्वायरमेंट है या सब पास हो जाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में? परसेंटाइल पे होता है बेटा, 25 5th परसेंटाइल से नीचे जो होते हैं उन्हें ड्रॉप किया जाता है अमूमन, लेकिन उन्हें भी शायद दूसरा चांस दिया जाता है कि वो एक रीअटेम्प्ट कर लें क्विज की। नहीं रीअटेम्प्ट नहीं है पॉसिबल, आई थिंक इस मेजॉरिटी मेरा नहीं ख्याल कि जिसने क्विज ड्रॉप किया हो ना वो ही ड्रॉप होते हैं, अदरवाइज जो है ना और क्विज जिसका रह गया था तो उसके लिए जो है ना ये होता है कि आप जो है ना अटेम्प्ट कर लें जो मिसिंग आपका क्विज था, रीअटेम्प्ट नहीं होता। अच्छा मैं चैट पढ़ लूं कि किसी का कोई सवाल मैंने मिस ना कर दिया, कोई रीजन सिर्फ मैंने सिलेक्ट करने की हमने इतनी तमीज इस सवाल के लिए बांधी थी जो कि बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। और मीन ऑल मिसिंग वैल्यूज विल बी रिप्लेस्ड विद 22, ओके बिल्कुल सही बात है सऊद। एन का मतलब नो, सब बूढ़े हो गए। बेटा अभी तो यहाँ इस क्लास में मैं ही बूढ़ा हूँ तो मैं बेटा सुबह आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तो अच्छा ओके 50 से जब रिप्लेस किया था मैक्स से, ओके गुड जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा आज स्लो चल रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू ना होने का हल तो निकालना है ना, ये बिल्कुल सुरैया ने उनका जवाब दिया है कि या तो एक्चुअल वैल्यू ना होने का हल निकालना है आपको या फिर आपने जो है ना बेसिकली अपनी रिकॉर्ड्स को ड्रॉप कर देना है, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मिसिंग वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करेंगे। सर आपके पास एक और क्वेश्चन था, आपने कहा था कि हम मॉडल की प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी से डिटरमिन करेंगे कि हमें मिसिंग वैल्यूज का कौन सा मेथड यूज करना है। मगर एक रियल एग्जांपल मेरे पास ये थी कि ईसीजी की वेरिएबल लेंथ का एक डाटा था एक बंदे के पास, तो उसने उसको सेम लेंथ करने के लिए ना 0 पैडिंग कर दी थी, तो उसकी एक्यूरेसी 100% आना शुरू हो गई थी मॉडल की। ये ना एट्रीब्यूट पे जैसे मैंने कहा ना कि एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, जैसे एक 0 नहीं हो सकती ना बेटा,
इसका मतलब आपका मॉडल जो है ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्चुअली जो है ना मॉडल अगर 100% आ रहा हो ना, ये तो बहुत ही खतरनाक बात होती है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी मॉडल्स की जो है ना, हम अगले सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे ओवरफिट और अंडरफिट क्या होता है। सर अगर मॉडल 100% के साथ आ जाए तो इट मीन्स कि उसके अंदर मल्टीकुलरिटी प्रॉब्लम अरूज के ऊपर है, और ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। मल्टीकोलिनियरिटी जो है ना बेटा, लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है ना। मैं अभी बहुत जेनरिक बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन तो हमने टच भी नहीं किया ना। मल्टीकोलिनियरिटी हर एल्गोरिथम का प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ जैसे इन्होंने और प्रॉब्लम लीनियर बताया है ना रिग्रेशन में कि तो एक्यूरेसी हम देखते भी नहीं है सर जी। उसमें कर आर ले स्क्वायर तो के नाम पर एक्यूरेसी जो है ना, वो उसे आर स्क्वायर कहते हैं, उसमें इसी तरह परसेंटेज में आता है। तो उसमें जो है ना यही प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका 100% आ गया ना, तो इट मीन्स कि आपको वो मॉडल आपका फिट नहीं है, बेस्ट फिट नहीं है। उसके साथ दूसरे भी वो होते हैं शायद आर सर। स्क्वायर्ड मैं एरर 1 तो आइडियल होता है ना बेटा। जी जी जी, इन परसेंटेज आर होता है ना स्क्वायर्ड सर। एरर 1 का मतलब ये है कि आपका कोई एरर ही नहीं है। जी और जी यूजुअली बिल्कुल। ये उस वक्त होता है जब आप ओवरफिट हैं। ओवरफिट का मतलब ये होता है आपका मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि उसने हर चीज मेमोराइज कर लिया है। तो जरूरी नहीं है कि आपका एग्जैक्टली सर। मल्टीकोलिनियर, देखिए ओवरफिट होने के ना मल्टीपल रीजन होते हैं। जरूरी नहीं है कि मल्टीकोलिनियरिटी ही प्रॉब्लम हो, और जो सिर्फ जीरो फिल करने से आ गई। ओके सर। मल्टीकोलिनियरिटी डेटा सेट के अंदर इनहेरिट होती है, जीरो फिल करने से नहीं आई। अभी हम मल्टीकोलिनियरिटी को डिस्कस करेंगे जब हम लीनियर रिग्रेशन जो है ना मल्टीपल कॉलम पे बात करेंगे, तो पूरी क्लास हमारे साथ होगी। आप अपने सवाल को ना याद रखिएगा, बस ये याद रखें अभी मेरी बात, कि ओके जीरो सर। फिल करने से मल्टीकोलिनियरिटी इंट्रोड्यूस नहीं होगी। ये बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? यस सर। चूंकि टर्म यस सर। आपने लिए तो आई होप कि आपको एग्जैक्टली पता है कि मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम क्या है ना। तो वो जीरो फिल करने से नहीं इंट्रोड्यूस होगी। जीरो फिल करने से मॉडल जो है ना अजम्पशंस को, अपने ना बायस को बढ़ा सकता है, कि जीरो अब इतने सारे आ जाएं कि वो ये अज्यूम करना शुरू कर दे, यार वो याद कर ले कि यार जीरो आएगा ना, तो बस मैंने तो ये वैल्यू दे देनी। वकास बेटा आपने हाथ उठाया हुआ है। सर। अच्छा मैं चैट पढ़ लूं बेटा सिर्फ, सॉरी मैं जो है ना फिर इसके ऊपर जो है ना हम जो है, वकास आपने हाथ उठाया, कुछ बात करनी है? जी सर। बोलिए बेटा। सर जो मिसिंग वैल्यू हम फिल कर रहे हैं, अगर हमें इसी कॉलम पर काम करना हो जो हमने मिसिंग फिलिंग की है, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कि वो ऐसे ही रहेंगी? बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए तो मैंने कहा कि जो है ना हम डिफरेंट जो है ना मेथड्स ट्राई करेंगे। जैसे सुमैया ने अभी ट्राई एंड एरर कहा है, मैं ट्राई एंड एरर कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो कोई एरर ही हो, वो एक अच्छा रिजल्ट भी हो सकता है। तो ट्राई, रिकॉर्ड रिजल्ट एंड रीट्राई आपको जो है ना एक बेहतर मेरी नजर में जो है ना फ्रेज होगा यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, कि आप ट्राई करें, उसके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करें और डिफरेंट टेक्निक को अप्लाई करके देखें। जिसके रिजल्ट बेहतर आ रहे हो वो जो है ना बेसिकली आपके लिए सबसे बेहतर है। और मॉडल की एक जनरलाइजेशन होती है चीज, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, कि आपने अनसीन, जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है मॉडल अनसीन डेटा जो आपने मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान जो है, अभी तो हमने मशीन लर्निंग पे डिस्कस नहीं किया ना। अच्छा इन सवालों को ना थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, जब हम बेसिक मशीन लर्निंग की डेफिनेशन कर लेना कि मशीन लर्निंग और कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है, फिर हम दोबारा इन सवालों पे आते हैं। बेटा आपका नाम क्या था? वकास ना, तो अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। असल में मैं अपनी चैट से ही नहीं डन हो पा रहा, चैट नहीं पढ़ पाया मैं अभी तक पूरी, कि मैंने कोई सवाल मिस ना कर दिया हो। ठीक है, ओवरफिट अंडरफिट मल्टीकोलिनियरिटी का जो सवाल सुरैया ने पूछा था उसका जवाब दे दिया किसी ने नीचे, नूर ने। ओवरफिट अंडरफिट का आई डोंट नो, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है तो पता नहीं सवाल है या बताया है किसी को। मल्टीकोलिनियरिटी का जवाब दे दिया, थैंक्स नोटेड। मलिक साहब ने भी बता दिया। सर व्हेन फर्स्ट टाइम sir, when first time when run program show accuracy 100%, and when I run again it show 98%. Why? Variance, bias and variance की प्रॉब्लम हारून बेटा हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अगले सेशन में, जब हम जो है ना जनरलाइजेशन और एवोल्यूशन मैट्रिक्स को देख रहे होंगे। ये प्रॉब्लम वेरिएंस की आती है कि मैं अपने एल्गोरिथम को सेम डेटा के ऊपर बार बार रन करूं तो मुझे बार बार डिफरेंट एवोल्यूशन स्कोर्स मिल रहे हो। ठीक है, तो वो जो एवोल्यूशन मैट्रिक्स के अगर डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो एल्गोरिथम है
वो बहुत ज्यादा जनरलाइज है, बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं हो सका, तो उसकी जनरलाइजेशन को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, उनकी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। जी सर, ओके, थैंक यू। ओके, चलो शुक्र है। चैट खत्म हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे, मैंने क्या कहा था, कहाँ जाएंगे? तो ये मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम यहाँ से जो है ना, ठीक है, आई थिंक कि जो है ना मिसिंग वैल्यूज हो गया, और जो है इसमें हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज हमने डिस्कस कर लिया। हैंडलिंग आउटलेयर्स, आउटलेयर्स क्या होते हैं ये आपको पता है। एनॉमलीज जैसे एज के अंदर 1000 आ जाए, तो आज के दौर में तो पॉसिबल नहीं है कि एज के दौर में 1000 हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद थोड़ी हो रही है, तो दैट कुड बी आउटलेयर और एनॉमली। उसके लिए फिर आप जो मिसिंग वैल्यू के साथ कर रहे थे, आप वो कर सकते हैं कि उसको आउटलेयर्स को भी या तो हम रिप्लेस करते हैं या ड्रॉप कर देते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है आउटलेयर्स के लिए कि लोग जो है बॉक्स प्लॉट या वायलेंट प्लॉट प्लॉट करते हैं, और उसके बाद जो है अगर उन्हें नजर आ रहा तो आउटलेयर्स है, तो वो जो है बेसिकली जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसके परसेंटाइल ले करके 97 या 95 परसेंटाइल की जो है ना वो पॉपुलेशन को जो है वो यूज करते हैं। सर ये इसकी एक एग्जांपल करवा दें प्लीज, क्योंकि इसके जो फॉर्मूलाज थे वो काफी कंफ्यूजिंग थे। किसके? तो ये सर आउटर जो ऊपर आपने सब्जेक्ट किया है ना सर, ये टॉपिक, कौन सा वाला? ये वाला ये वाला सर। आउटलेयर्स का? जी सर। देखिए परसेंटाइल क्या होता है, हम इसको आसान लफ्जों में बात करते हैं। क्वांटाइल या परसेंटाइल क्या होता है? सर परसेंटाइल मींस उस रेंज में जो फॉल करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं ये कह रहा हूँ यार 97% जो पॉपुलेशन है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो है ना पॉपुलेशन की ना, आप जो है ये देखें कि वो अपने जो है मीन से कितना दूर जा रही है, स्क्यूनेस कितनी ज्यादा है। ठीक है, मीन से जो दूर जाते हुए 97 परसेंटाइल जो पॉपुलेशन है ना, 97% रिकॉर्ड्स को उठा के ले आओ, 3% जो बहुत ज्यादा दूर है ना मीन से, उनको ड्रॉप कर दो। परसेंटाइल आसान लफ्जों में ये होती है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बहुत लोअर थ्रेशोल्ड से नीचे या बहुत अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर है, वो वैल्यूज जो है वो कट ऑफ हो जाएंगी, और आपको जो है, तो ये क्वांटाइल उसने सिर्फ शो देखने का तरीका जो है ना यहाँ पे उसने बताया हुआ है। अदरवाइज आप इस तरीके से को यूज करके आप स्लाइस करके जो है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट के ये लगाकर आप, अच्छा नहीं, इसने बेसिकली उसको लिया है कि जो है ना उसने अपर लिमिट और लोअर लिमिट ली कि 99% और 0.01% से नीचे जो है ना परसेंटाइल में, इनको जो है ना बेसिकली ड्रॉप कर दो। तो 1% और 99% के दरमियान की वैल्यूज लेनी इन्होंने। क्लियर हो रही है ये बात? समटाइम्स सर ये कैपिंग भी तो कर देते हैं ना कि आप अगर बहुत ऊपर जा रहा है तो लेट्स से उसको मैक्सिमम पे फ्रीज कर दें या मिनिमम फ्रीज कर दें, वैल्यूज ड्रॉप कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप ये कर सकते हैं कि यार मेरी सेल ना 16,000 से ऊपर जा नहीं सकती, बस वहां पे ड्रॉप कर दो। तो आप एक वैल्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। इन्होंने भी क्वांटाइल की मदद से, जो परसेंटाइल थी उसकी मदद से ये काम किया। आपको एक हार्डकोड बाउंड्री ऑलरेडी पता है तो आप ना करें परसेंटाइल से, ठीक है ना। आपने अपने बैंक ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट निकाली, यार सबसे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन मेरी ये गई थी भाई। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि बैंक की मैक्सिमम ट्रांजेक्शन क्या थी, आपने कहा इससे ऊपर की जो वैल्यूज है ना यार वो एनॉमलीज हैं, उनको ड्रॉप कर दो, या जो है ना उनको रिप्लेस कर दो इस मैक्सिमम वैल्यू से। तो आप परसेंटाइल में ड्रॉप भी कर सकते हैं और आउटलेयर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। नो सर। ओके, क्या क्लियर नहीं है बेटा? सर नीचे जो है ना उस फाइल में जो है ना कोई मतलब चेंजेस नहीं आए, थोड़ा समझा दे कि मतलब किस तरह चेंजेस आए। मैं नहीं समझा बेटा, दोबारा दोहराएंगे आप? सर नीचे जो फाइल है उसमें जो है ना कोई चेंजेस नहीं है, जो ऊपर मतलब वो वहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दिया है। नीचे कोई तब्दीली नहीं आई? यस सर।
901 का रिकॉर्ड नहीं आया ना बेटा? 901 ड्रॉप हो गया, देखिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो जो अपर लिमिट आई थी ये अभी इन्होंने प्रिंट नहीं की ना बुक में, तो वी डोंट नो कि अपर लिमिट क्या आई थी, लेकिन जो भी आई थी 901 उससे बाहर था, तो इसलिए 901 ड्रॉप हो गया। लोअर से बाकी सारे 53 भी मौजूद ड्रॉप हैं, हो आप गया, सही कह रहे हैं। हाँ 53 भी ड्रॉप 53 हो जो गया। है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 53 लोअर बाउंड से नीचे था, तो वो लोअर बाउंड से जो है ना 53 भी ड्रॉप हो गया, एग्जैक्टली। तो एक अपर बाउंड से ड्रॉप हो गई, एक लोअर बाउंड से ड्रॉप हो गई। सुरेश बेटा आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं आपका सवाल। आपने सवाल किया या स्टेटमेंट दिया है? बैंक की जो एग्जांपल दी वो हमें पता है कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, इससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन कैसे मुमकिन है? बेटा हम विड्रॉ थोड़ी कर रहे थे, मैं तो सेल की बात कर रहा था ना, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, यानी ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे थे, तो मुझे पता है कि जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पेमेंट आई थी वो ये थी अपनी बैंक स्टेटमेंट से, तो इस वजह से मैंने कहा कि उससे ऊपर की जो सेल है उसको जो है ना या तो इस पे क्लिक कर दें या उस रिकॉर्ड को ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर, कि मशीन लर्निंग क्या होती है जनाब, एनीवन? मशीन लर्निंग क्या होती है? सर एक और चीज छोटी सी थी कि फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ मैंने अभी वो नीचे मौजूद है, मैंने स्किप किया, हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में इंशाल्लाह या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में डिस्कस करेंगे। सर Anyone? इस मशीन लर्निंग में मेनली तो ये होगा कि आप इनपुट दें और उसे आउटपुट दें, और वो इनपुट से आउटपुट बन कैसे रही है ये वो खुद ही सीखे, और वो जो उसका सीखना है वही मशीन लर्निंग। बिल्कुल, आपने भी बिल्कुल सही कहा, हसन रिजवी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, सुरैया ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि मशीन जो है ना वो बेसिकली, जी कुछ कह रहे हैं? यस सर, लर्निंग फ्रॉम डेटा। लर्निंग फ्रॉम डेटा, एग्जैक्टली। बिल्कुल, आप लोगों ने सबने बिल्कुल ठीक कहा कि मशीन को मैं ना प्रोग्राम करूं कि जो है ना तुमने जो है ना बेसिकली अगर ये इनपुट आए तो उसके साथ क्या स्टेप्स परफॉर्म करो और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट करो। मैं लेबल्ड डेटा दूं मशीन को शुरू में, यानी मैं खुद बताऊं मशीन को कि जो है ना देखो इस रिकॉर्ड की आउटपुट ये है, इस रिकॉर्ड की आउटपुट ये है, इस रिकॉर्ड में मल्टीपल कॉलम भी हो सकता है, सिंगल कॉलम भी हो सकता है, और मशीन एक रिलेशनशिप खुद ढूंढे, खुद लर्न करे उस डेटा जो रिकॉर्ड दे रहा हूं मैं और एक टाइटल या जो है ना प्रिडिक्टेड वैल्यू जो दे रहा हूं मैं, इनके दरमियान एक लीनियर, एक रिलेशनशिप, लीनियर सॉरी वर्ड यानी इस्तेमाल होगा, एक रिलेशनशिप ढूंढे, एक फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करे कि कैसे जो है ना मुझे जो है बेसिकली जो है ना अब जब अनसीन वैल्यूज आएंगी इन्हीं एट्रीब्यूट्स की, तो आउटपुट क्या होनी चाहिए। तो जब मशीन को मैं जो है बेसिकली लेबल्ड डेटा दूं, क्लासिफाइड डेटा दूं और उसको बोलूं कि भाई सीख लो इससे, ये डेटा है इसकी ये आउटपुट बनी, ये डेटा इसकी ये आउटपुट, ये रिकॉर्ड इसकी ये आउटपुट, ये रिकॉर्ड इसकी ये आउटपुट, ये रिकॉर्ड इसकी ये आउटपुट, और इतना सफिशिएंट तादाद में दूं कि मशीन उससे एक मॉडल, मैथमेटिकल इक्वेशन या रिलेशनशिप, सारे एक ही जो है ना बात के सिनोनियम्स हैं, वो लर्न कर ले, और उसके बाद जब मैं उसे अनसीन डेटा दूं जो उसने अब तक नहीं देखा था, उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना अनसीन डेटा को वो देखते हुए एक आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकती हो, प्रिडिक्ट कर सकती हो, जो क्लोज हो एक्चुअल वैल्यू से। दैट इज मशीन लर्निंग। जबीर बेटा, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो डिफरेंस है वो उसमें हमने डिस्कस किया था ना AI फॉर एवरीवन में, कि यूजुअली मशीन लर्निंग की जो आउटपुट होती है वो एक प्रेडिक्शन होती है, और जो डेटा साइंस की आउटपुट होती है वो कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ चार्ट्स होते हैं, या कुछ इंसाइट्स होती हैं, जो कि जो है बेसिकली जो है बिजनेस में जो है आपको
कुछ पैटर्न्स को जो है ना वो जो है आइडेंटिफाई कर रही, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में जो है पास्ट जो है मैं जो है फॉर एग्जांपल मेरी एक सेल कैंपेन थी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो है मतलब हम कुछ बेचना चाह रहे थे, उसकी कैंपेन रन की थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई। अब मैं उसके इनसाइट्स देखना चाह रहा हूँ, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। हमने मार्केटिंग में जो है डिफरेंट एज ग्रुप, जो हमारा टारगेट ऑडियंस था, उस ऑडियंस की वजह किसी डिफरेंट एज ग्रुप को कैंपेन कर ली। क्या मेरा जो है ना वो जो है बेसिकली जो क्या नाम है उसका कैंपेन थी वो ऑफेंसिव थी किसी जो है ना पॉपुलेशन ग्रुप, एथनिसिटी ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप के लिए। तो इस तरह के जो इंसाइट्स होते हैं ये डेटा साइंस की फील्ड में आ रहे होते हैं। लेकिन अगर मैंने अभी कैंपेन रन नहीं की और मैं डेटा दूं उसको कि यार मैं इस एज ग्रुप के, इस एरिया के, इस एथनिसिटी के लोगों के लिए मैं ये एक टारगेट कैंपेन रन करना चाह रहा हूँ, क्या ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, उसकी प्रेडिक्शन यस या नो होना, ये मशीन लर्निंग। जबीर क्लियर है बेटा आपको? और कभी कभी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के दरमियान एक बहुत बारीक लकीर होती है, आपको नहीं पता होता कि आप कब डेटा साइंस का काम करते करते मशीन लर्निंग की जो है ना वो लाइन क्रॉस करके मशीन लर्निंग के डोमेन में आ गए। तो अमूमन जो है ना ये फाइन लाइन जो है ना आप इससे दूर होते हैं, लेकिन कभी कभी आप इस जो बारीक लकीर है इसके बहुत करीब आ जाते हैं और आप डेटा साइंस करते करते मशीन लर्निंग के पैराडाइम में भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये बात की कस्टमर सेगमेंटेशन है, जो कि जो है ना कि किस जो है ना टारगेट ग्रुप को मैं जो है मतलब एक कैंपेन रन करनी है, मैं मशीन लर्निंग की मदद से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ कि किस नौयत के कस्टमर्स को जो है ना ये टारगेट जो है ना कैंपेन जो है वो बेसिकली अपील करेगी, किसके लिए ऑफेंसिव हो सकती है। मार्केट सेगमेंटेशन है, किस मार्केट में जो है ना मुझे कैंपेन रन करनी चाहिए। मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है मशीन लर्निंग और एआई के, कस्टमर सेगमेंटेशन और जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन। इसके अलावा जो है रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं जो मशीन लर्निंग की फील्ड में आ रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है मैं अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मुझे क्या रिकमेंड करना चाहिए। मैं नेटफ्लिक्स पे आया हूँ तो मुझे कौन सी मूवीज रिकमेंड करनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन माय पास्ट बिहेवियर या मेरे एट्रीब्यूट्स। मैंने एक मूवी लाइक की, दूसरी मूवी लाइक की, तीसरी मूवी लाइक की, कोई और था बंदा जिसने जो है ना इन्हीं तीनों मूवीज को लाइक किया था, तो उसने चौथी जो मूवी देखी हो वो मुझे रिकमेंड कर दी जाए। या मैंने जो है ना पीछे जो है ना बेसिकली अगर 4 साईफाई मूवीज देखी है तो पांचवी जो मुझे रिकमेंड की जाए वो टॉप मोस्ट जो है ना पांचवी जो है ना वो साईफाई मूवी रिकमेंड की जाए। तो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, आइटम बेस्ड फिल्टरिंग, हाइब्रिड अप्रोचेस होती है रिकमेंडेशन सिस्टम्स में। ये सारी जो है ना बेसिकली मशीन लर्निंग में आ रही होती है, लेकिन इनमें बहुत सारा काम इनसे ऊपर डेटा साइंस का भी होता है। तो अगर आप डेटा साइंस की तरफ से आ रहे होते हैं तो अक्सर आप रिकमेंडेशन इंजन में भी आ जाते हैं और जो है आप स्टिल जो है ना बहुत सारे ये सोच होते हैं कि स्टिल डेटा साइंस की कोई टास्क इनसाइट्स के लिए या बेसिकली टारगेट ऑडियंस को देखने के लिए। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन पे थे हम, उससे काफी दूर निकल गए कि मशीन लर्निंग जो है वो ये होती है कि आपने जो है लेबल्ड डेटा मशीन को देना है, एल्गोरिथम को देना है अपने, और जो है एल्गोरिथम जो है उसकी मदद से जो है वो बेसिकली ये देखिए कि इनके दरमियान कुछ ऐसा रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करे, एक प्रेजेंटेशन ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करे डेटा की कि उसकी मदद से जो है डेटा को, अब जब अनसीन डेटा आए और लेबल ना आए तो वो लेबल खुद जो है ना वो डिटेक्ट कर सके, या वो कंटिन्यूस वैल्यू, लेबल जो है वो एक कंटिन्यूस वैल्यू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4.5 कहीं, फॉर एग्जांपल एक रिव्यू जो है ना मैं जो है रेटिंग सिस्टम होता है ना, जो कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट्स को दे रहे होते हैं, तो मैं ये जो है ना प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि जो है कोई मैं कौन सी रेटिंग किसी एक प्रोडक्ट को दूँ। 4.5 होगी, 2.5 होगी, 3.5 होगी, 1.5 होगी, पुअर होगी। तो ऐसी जगह पर जो है ना बेसिकली आप मशीन लर्निंग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक कंटिन्यूस वैल्यू है, ऑल्दो के नॉट दैट मच कंटिन्यूस, मतलब एग्जैक्टली कंटिन्यूस की डेफिनेशन पे नहीं उतरती,
लेकिन स्टिल ये प्रॉब्लम जो है ना उस टारगेट जो है एल्गोरिथम से रन करना ज्यादा बेहतर होगा, जो बेसिकली हम कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए रन कर रहे हैं, जिस पे हम अब बात करने जाएंगे जो कि लीनियर रिग्रेशन। तो मशीन लर्निंग हमारा क्लियर है। यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके, आसिफ साहब आपका पॉइंट ना बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो हम मशीन लर्निंग की डेफिनेशन अब तक डिस्कस कर रहे हैं वो हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो सर। हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, वर्ड्स हम वही रखते हैं। आपने बिल्कुल सही नोटिफाई करवा दिया कि जो मशीन लर्निंग की फील्ड है इसके अंदर जो है बेसिकली 3 सब फील्ड्स हैं। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। कौन कौन सी है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। जो अब तक डेफिनेशन बहुत जेनरिक हम मशीन लर्निंग की डेफिनेशन में बात कर रहे थे, ये जो है बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि आप जो है लेबल्ड डेटा एल्गोरिथम को दें और वो जो है प्रेडिक्टेड वैल्यू यानी टारगेट वैल्यू जो है वो आपको प्रेडिक्ट करके बता दें, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मुझे नहीं पता ये किस क्लास में एक्चुअली मुझे यही नहीं पता कि इनके क्या ग्रुप बनने चाहिए। जब मुझे ग्रुप फिल्टरिंग करनी होती है ना, जैसे मैंने आपको मशीन लर्निंग की एक वो बताई थी, कस्टमर सेगमेंटेशन या मार्केट सेगमेंटेशन, दैट इज एक्चुअली सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आप क्या करते हैं कि अननोन क्लस्टर्स बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बैठा हुआ है लोगों का और आपको नहीं पता कि जो है ना बेसिकली इन ग्रुप्स के जो है ना, आपको इनके एट्रीब्यूट्स तो पता है लेकिन अभी ये नहीं पता कि इनके किन किन क्लासेस में या ग्रुप्स में मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ, इस तमाम पॉपुलेशन को, इन तमाम लोगों को। तो आप क्या करते हैं कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ट्राई करते हैं। क्या मैं एज के ऊपर ग्रुपिंग करके इनको एक बेहतर जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, या अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल, या मैं ग्रुप और एज और एजुकेशन लेवल को साथ रखूं। तो यानी कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे पहले। सॉरी, आपकी आवाज बीच में डिस्टॉर्ट हो गई थी आसिफ साहब, दोबारा दोहराएंगे? मैंने कहा यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अनसुपरवाइज से पहले मैं थोड़ी सी डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस परफॉर्म करूंगा और फिर मैं एक्चुअल मशीन लर्निंग की तरफ जाऊंगा। असल में जो क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स है ना, जैसे के मींस है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है, जो कि हायरार्किकली क्लस्टर कर रहा होता है, या और दूसरे क्लस्टरिंग मॉडल्स हैं, वो जो है ना बेसिकली सारा काम आपके लिए ना डेटा साइंस तो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के लिए करते हैं कि आप उसमें से इंसाइट्स या जो है ना पैटर्न्स ढूंढना चाह रहे हैं, डेटा को बेटर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, क्या कुछ कॉलम्स निकाल दूं मैं जो कि काम नहीं आएंगे, या कुछ इस तरह के कामों के लिए। अदरवाइज आपका जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, हाँ, क्लस्टरिंग के लिए सबसे अहम काम जो होता है वो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, कि जो फॉर एग्जांपल एज पॉपुलर मुझे ग्रुप करना है ना लोगों को, तो मुझे देखना होगा ना कि किस ग्रुप से कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा रिकॉर्ड कितनी डिस्टेंस पर है। जो मिनिमम डिस्टेंस के होते हैं वो सेम ग्रुप के, यानी लाइक पीपल, क्या होता है, लाइक माइंड, थिंक लाइक, ऐसी कुछ एक फ्रेज है ना कि एक जैसे लोग एक जैसा सोचते हैं, कुछ लाइक माइंडेड पीपल करके आगे कुछ था, अगला फ्रेज में भूल गया यार। तो मतलब एक जैसे लोगों के कोई एक पैमाना है ना, एक जैसे लोगों को मुझे, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस, इसको हम क्लस्टरिंग की दुनिया में कहते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन, कि वो एक ग्रुप से, हर ग्रुप से हम जो है ना ऑब्जेक्ट का ना डिस्टेंस देखते हैं कि ये इससे कितना दूर है। जो मिनिमम डिस्टेंस ग्रुप वाला होता है उस ग्रुप में उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर देते हैं, यानी जैसी सोच वैसा ग्रुप ना। समझ आ गई। इसमें सिर्फ एक चीज और ये कि ये मेरा सवाल है ये कि जब आप डिस्टेंस करना है तो सबसे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस किस चीज का करना है। तो ये जो पीसीए वगैरह इसीलिए मैं क्या, जी मैं इसी पे आ रहा था, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आप इस काम के लिए करेंगे
कि मैं कौन सा जो है ना डिस्टेंस कैलकुलेशन का जो है ना एल्गोरिथम इस्तेमाल करूं, क्या वो यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, मैनहट्टन डिस्टेंस होगा, या जो है ना वो स्ट्रिंग्स के ऊपर हम अप्लाई कर होते हैं, क्या नाम था उसका, एक डिस्टेंस फॉर्मूला था। डिस्टेंस फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा, उसमें यूज कर रहे होते हैं हम। बीच में मुझे याद आया तो मैं नाम दे दूंगा उसका। जो नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, मैनहट्टन हो गया और यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया, अभी याद नहीं आ रहा। क्लस्टरिंग अकॉर्डिंग टू एज, फैशन, साइंस, पॉलिटिकल, एग्जैक्टली इन तमाम एट्रीब्यूट्स पे ट्राई करके देखते हैं बेसिकली जो है ना, उसके ऊपर जो है बेसिकली जो बेहतर क्लस्टर फॉर्म हो रहा होता है उसके ऊपर, यानी जिसमें झगड़े कम हो रहे हो, तो उसको जो है हम जो है कहते हैं कि ये मेरे नेचुरल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर मैं इस पॉपुलेशन को जो है वो डिवाइड कर सकता हूँ। ओके सर, अच्छा जी, थैंक यू। वेलकम। तो हो गई क्लस्टरिंग, समझ में आ गई, यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग हमें समझ में आ गई कि लेबल डेटा देते हैं, ट्रेनिंग होती है, और फिर उसके बाद हम अनलेबल्ड डेटा को यानी कि जो है ना हम प्रिडिक्ट करते हैं अनसीन डेटा के ऊपर, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या क्लस्टरिंग क्या होती है कि हम ग्रुप्स ढूंढ रहे होते हैं, कौन कौन से ग्रुप, किन ग्रुप्स में नेचुरली डिवाइड हो सकता है, बेस्ट डिवाइड हो सकता है ये डेटा सेट। तो उसके लिए जो है ना, और उनकी एग्जांपल्स हम आगे पीछे देख के आ चुके थे, जिनको हम कस्टमर सेगमेंटेशन या जो है अल्लाह भला करे मार्केट सेगमेंटेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बस बास्केट एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस भी कहते हैं इसको लोग, जिसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो है सीवीज, अगर मैं एक ऐसा एल्गोरिथम बना रहा हूँ जो कि जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक एचआर फर्म हूँ, आपको पता है एचआर अब आउटसोर्स होने लग गया है बहुत ज्यादा, बहुत सारी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ऐसी फर्म्स हैं जो आपके लिए टैलेंट हंट करके आपको बेस्ट टैलेंट ढूंढ के देती है। तो वो प्री स्क्रीन कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, बीइंग ए फर्म, आपका फॉर एग्जांपल आप अपनी फर्म में सीटीओ हैं, आपके जो है ना टाइम की थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर आवर वर्थ है, तो मैं जो है ना हर इंटरव्यू में तो नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि फ्यू $100 पर कैंडिडेट जो है किसी एचआर फर्म को दे दूं कि यार मुझे जो है ना एडवांस पाइथन के या मॉडरेट पाइथन के फ्लास्क और जेंगो फ्रेमवर्क पे जिनका हैंड्स ऑन, ऐसे बंदे तुम प्री स्क्रीन करके दे दो। तो वो अपने 2 या 3 जो है ना, जैसे जो है ना सबसे पहला इंटरव्यू दुनिया भर में स्टैंडर्ड है एचआर का होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो है ना और डिफरेंट जो है ना साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स देख रहा होता है, आपका ईगो लेवल कितना है, आप टीम प्लेयर है कि नहीं है, और कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली या नहीं कर सकते, इस तरह की प्री स्क्रीनिंग्स होती हैं। फिर एचआर फर्म का एक बंदा आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू भी कंडक्ट करता है, जो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि आप प्री स्क्रीन हो जाते हैं, तो एक बेहतर कैंडिडेट जो है उस फर्म को मिल रहा होता है। तो इसका मतलब एचआर फर्म के पास जो है, इस तमीज का मकसद ये था कि एचआर फर्म के पास हर किस्म के सीवीज होने चाहिए, हर किस्म का बंदा उनके पास उनके रिपोजिटरी में हो, कि जब उनके पास किसी बंदे की डिमांड है वो अपनी रिपोजिटरी से जो है ना, तो रिपोजिटरी जितनी अच्छी ग्रुप्ड होगी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर उतना बेहतर। तो ऐसी जगह पर आप जो है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू बेसिकली कुछ लोगों की हो सकती है कि भाई मुझे पाइथन का बंदा चाहिए लिविंग इन द यूएस या लिविंग इन द यूरोप, या जो है ना डिफरेंट एज ग्रुप की लिमिट हो सकती है। यूजुअली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑफेंसिव होता है, आजकल नहीं होता, कि भी होता था, तो अब तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट नाइट सिटिंग्स बहुत ज्यादा होती है, हमारे डोमेग्राफिक्स में खवातीन नहीं नाइट सिटिंग कर सकती, तो ऐसी जगहों पर पाकिस्तान में जो है ना फिर स्ट्रिक्टली जो है ना वर्बली बोल दिया जाता है कि भाई लड़की नहीं होनी चाहिए, कि जो है ना यार फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि जो है ना पिक एंड ड्रॉप कंपनी अब नहीं देती, तो फिर मुझे जो है ना वो एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा सुनने पड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जो है ना, लेकिन ऑलरेडी ये ऑफेंसिव होता है, इस तरह की जॉब्स यूजुअली रिकमेंड नहीं की जाती। तो खैर इस तरह के कोई सिचुएशन हो दोनों सकते में हैं, भी तो हो डिफरेंट सकता है, जब आपके जो पास जी इसमें बहुत से लड़के भी कहते हैं कि नहीं करना काम नाइट शिफ्ट में, तो वो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब बॉयज में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉयज में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो है ना भाई मैं लेट सिटिंग्स नहीं कर सकता, मेरी कोई दूसरी जॉब है या कोई दूसरा कुछ है,
तो इस तरह से आपकी टाइम, ओके हम जेंडर के बजाय टाइम कॉन्स्टेंट्स, अवेलेबिलिटी टाइम, मेरे एक दोस्त है वो जो है ना ट्यूरिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना बेसिकली एक पैमाना ये भी होता है कि जो है ना अब टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, जो है ना डेवलपर वहां पे उनका रिकमेंडेशन इंजन एग्जैक्टली, तो अवेलेबिलिटी का एक फिल्टर मौजूद है कि वो किस टाइम फ्रेम में अवेलेबल है कि नहीं। तो डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, जिनके ऊपर आप जो है ना बेसिकली क्लस्टर करके अपने डेटा को रख लें, तो सीरीज की ग्रुपिंग वहां पर बहुत ज्यादा जो है क्लस्टरिंग अहमियत की यहाँ मिले, एक अच्छी जो है फिल्टरिंग के लिए या सर्च जो है फिनोमेना के लिए। फारसी में कहते हैं कुंद हम जिन्स बाहम परवाज, कबूतर बाज बाज। मतलब क्या बेटा इसका? कबूतर कबूतर के साथ रहते हैं, हाँ लिखा है आपने, कबूतर कबूतर के साथ रहते हैं, टार्पिंग इज सॉलिड। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, एग्जैक्टली कि लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर ना, कि एक जैसे लोग एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही मिसाल है कि जो है ऐसा नेचुरल ग्रुप होना चाहिए जिसमें जो है ना वो बेस्ट फिटेड मौजूद हो। तो ये एक जो है ना क्लस्टरिंग की एग्जांपल थी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ओके आपने अल्फागो का नाम सुना था कि जो है ना एक गूगल का जो अल्फागो इंजन था जिसने जो है ना कौन सा गो है, अच्छा कौन सर, सा हम डेटा गेम है साइंस की चाइनीज? प्रैक्टिस कहाँ से करें? डेटा साइंस की प्रैक्टिस आप कहाँ से करें? डेटा साइंस की प्रैक्टिस के लिए आप कैगल यूज करें, डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर जो है ना आप हाथ से हैंड्स ऑन करना शुरू करें। बेटा याद रखिएगा, लर्निंग और पढ़ने अब अच्छा सर, इतना मुझे मटेरियल। कैसे पता चलेगा कि जी वो जी बोलिए। प्रोजेक्ट्स किसके ऊपर है? मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, या फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इस रिलेटेड कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो कैसे पता चलेगा हमें? देखिए आपको ये पता होना चाहिए डेटा साइंस में आप करते क्या। आपका हर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बन सकता है, और मोस्ट ऑफ द डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स आपके मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस को ऐसा होने की जरूरत है। फॉर तो एग्जाम्पल उसमें जो पास्ट सेल्स लैंग्वेज का डेटा इस्तेमाल हो है। रही है वो पाइथन है, और जो है हम पाइथन की मदद से फिर इसमें काम कर सकते हैं मजीद यूट्यूब से निकाल कर, या जो है इसके ब्लॉग्स और दूसरे जो आर्टिकल्स वगैरह हैं। देखिए प्रॉब्लम के अंदर ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही होती, प्रॉब्लम में ना सिर्फ डेटा अवेलेबल होता है। अब आपकी चॉइस है, आप जो है ना पाइथन में करना चाह रहे हैं पाइथन में करें, आर में करना चाह रहे हैं आर में करें, गो में करना चाह रहे हैं गो में करें। जूलिया के नाम से एक लाइब्रेरी है जो MIT के स्टूडेंट्स ने बनाई है, बहुत तेजी से पॉपुलरिटी गेन करी है। आप मतलब दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन पता है कि आपको करना क्या है, टूल कौन सा यूज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। अहम बात यही है कि आपको करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाएं, कैगल के डेटा सेट्स, और उनके ऊपर जो है ना आप काम करना शुरू कर दें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, याद रखिए, अगर आप पढ़ने में लगेंगे तो इतने आर्टिकल मौजूद हैं, इतनी बुक्स मौजूद हैं, और सब अपना पर सेम बात को एक छोटे से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बता रहे हो, तो यकीन माने आपकी उम्र गुजर जाएगी, आपको यही लगेगा आपको कुछ नहीं आता डेटा साइंस में। हर नए ऑथर की किताब के ऊपर आपको, ऑल दो के वो वही करवा रहा है, मिसिंग वैल्यू से जो है ना कैसे लड़ना है, आपने एनोमलीज को कैसे जो है ना बेसिकली डिटेक्ट करना है और उनको कैसे रिमूव करना है। लेकिन यकीन माने जब तक आप हैंड्स ऑन में नहीं घुसेंगे, हर दूसरे आर्टिकल, हर दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल पे आपको लगेगा यार मुझे नहीं आता, मुझे ये पूरा देखना चाहिए, तो आपकी उम्र गुजर जाएगी, आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। मेरा मशवरा है, आपने इतना डिस्कस किया है कि अब आपको हैंड्स ऑन शुरू कर देना चाहिए। अब जितना हैंड्स ऑन शुरू करेंगे, उसके साथ जहां फंसे हो वहां स्टडी पे जाए कि मेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, दूसरे लोग इसको किस तरह से बेहतर तरीके से, मैंने ये काम किया था इस तरीके से, इसकी दूसरी अप्रोचेस क्या है। अब आपको करना क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट जो करना है कैसे, प्रैक्टिकल एक पे एक शुरू करें। तरीका हम इस, सॉरी जी जमीर बेटा दोबारा बोलिएगा, मैं फ्लो में था ना तो मैं सॉरी आपकी बात काट गया। मैं ये कह रहा था कि हम डायरेक्ट भी प्रैक्टिकल करें, यानी कि स्टार्ट डायरेक्ट इसको लर्निंग करें एक दिन, फिर अगले दिन 3-4 दिन आगे जो है उसको प्रैक्टिस करते रहें हैंड टू हैंड।
एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आपको करना क्या है, हमने इतना पढ़ लिया है कि अब आप हैंड्स ऑन शुरू कर सकते हैं। अगर आप हैंड्स ऑन नहीं शुरू करेंगे तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको हैंड्स ऑन शुरू कर देना चाहिए। फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, मैंने ये ऐसे किया था, और कोई तरीका है करने का, उसको भी अप्लाई करके देखें कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर था। किसी और ने जो है ना किया, तो इसी टेक्निक को जिस तरीके से मैं कर रहा था, क्या ज्यादा बेहतर पाइथोनिक वे में कोई तरीका है? तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना आप इंशाल्लाह गुरु बन जाएंगे। जी भैया वापस, अरे लखनऊ में नहीं बैठे यार, बीच में बोल पड़ा करो। सॉरी सर, तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक कोई नहीं टीचर जब मसला। लेक्चर दे रहा हो ना तो उसका एक फ्लो होता है, तो फ्लो टूटने से कुछ चीजें ज़हन से निकल जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा है, डाटा साइंस तो हमें समझ आ रही है कि डाटा साइंस में हमने प्रिडिक्शन करनी है। अगर हम उसे इतना एडवांस कर देते हैं, वो कंप्यूटर खुद उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर दे, वो मशीन लर्निंग में आ जाएगा। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या फर्क है? क्योंकि ये दोनों चीजें पास पास हैं, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। अच्छा ओके, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिस्कस कर लें, फिर मैं डीप लर्निंग पे आता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी किसी ने सेल्फ लर्निंग टॉय कार का कहा था, और जो है देखें, जब मैं ना, एक मेरे पास बिल्कुल अननोन टेरिटरी है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसमें मेरी एक मूव जो है क्या करेगी, अगर मैं राइट में जाऊंगा तो गड़ा होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता, लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरे जो है ना कोई मुझे जो है ना क्या होगा कुछ नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशंस में जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक एजेंट क्रिएट करता हूँ, एजेंट को छोड़ देता हूँ, भाई तू जा इस दुनिया को एक्सप्लोर करना। अगर वो जो स्टेप ले रहा है, एक स्टेप लिया उसने, उसने देखा मैंने स्टेप लिया, इससे मुझे कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो अगर उसे फायदा हुआ तो हम उसे रिवार्ड देते हैं। इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग की दुनिया में हम कहते हैं, हम उसे रिवार्ड देते हैं कि भाई तूने सही काम किया, उसे कुछ पॉइंट्स या जो है ना टुवर्ड्स गोल कुछ जो है ना स्कोर दे रहे होते हैं, जिसकी मदद से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ यार इस जैसा स्टेप जो है ना मुझे आगे भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना मैं थोड़ा सक्सेस के करीब चला गया। सक्सेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने उस टेरिटरी से निकलना है, एक मेज है उससे बाहर निकलना है, आप मेज में इन हो गए, अब आपने मेज से बाहर निकलना है, ठीक है, भूल भुलैया जिसको हम उर्दू में कहते हैं। लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो फिर अगर उसने कोई स्टेप गलत ले लिया तो आपने उसका स्कोर थोड़ा सा कम कर दिया, यार ये स्टेप लेने से ना तुम गलती की तरफ गोल से दूर हो गए थे, तो तुम्हारा स्कोर थोड़ा सा कम करो ताकि आइंदा तुम ये वाला स्टेप मत लें। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है ना इस तरह से आप जो है ना उसके स्कोर्स को बढ़ाकर कम करके आप उसकी एक, अच्छा एक बात याद रखिएगा, चाहे क्लस्टरिंग हो, चाहे आपकी जो है ना अल्लाह भला करे सुपरवाइज लर्निंग हो, या जो है ना रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन सब में हम एक मैथमेटिकल मॉडल ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल जो है ना ये डिसाइड कर रहा होता है कि जो है ना आउटकम क्या होना है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की दुनिया में बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उस मैथमेटिकल मॉडल के स्कोर को, वेट्स को जो है ना बेसिकली बढ़ा रहा हूँ, कि तुमने जो है ना बेसिकली इस सॉर्ट ऑफ इनपुट के ऊपर अपने वेट की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि तुम बेहतरी की तरफ जाते जा रहे हो। तो वो जो है ना बेसिकली अपने वेट्स को बढ़ा रहा होता है या अपने स्कोर्स को बेसिकली एडजस्ट कर रहा होता है, और एक नहीं होता, सैकड़ों होते हैं, उनमें से किसी एक वेट को हम थोड़ा सा कम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा किसी को बढ़ा रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर वो वेट्स जाके अप्लाई होते हैं, और डिफरेंट जो है ना वो प्रोपोर्शन से बाज दफा बढ़ रहे होते हैं और बाज दफा सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहे होते हैं। यूजुअली जो है ना इंक्रीमेंट जो होता है हमारा सेम प्रोपोर्शन से बढ़ते हैं, लेकिन चूंकि ओके इस पे हम आगे चल के बात करेंगे जब हम थोड़ा मैथमेटिकल इनसाइट्स में और इन डेप्थ में जाएंगे, लेकिन वैल्यू सबकी जो है ना बेसिकली जो है एक तरह से जो है ना वो बिहेव नहीं कर रही होती, वेट्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर जा रहे होते हैं। जो सिग्निफिकेंट होते हैं, जब हमारा मॉडल कन्वर्ज हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता गोल की तरफ बढ़ता जाता है, तो जो डोमिनेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके वेट्स और जो उनके स्कोर्स होते हैं वो ज्यादा हो चुके होते हैं, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके स्कोर्स जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसको जब हम मैथमेटिकली थोड़ा सा आगे जो है ना अगले मॉड्यूल्स में जब हम इंशाल्लाह अगर कभी साथ रहे तो हम देखेंगे, तो उस वक्त जो है ना मैथमेटिकल इक्वेशन हम देखेंगे कि क्या फिनोमेना होता है जिसकी वजह से जो है ना
कुछ एट्रीब्यूट्स के वेट कम रह जाते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स के वेट जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं, जबकि इंक्रीमेंट फैक्टर सबका सेम होता है। कुछ जगहों पे हम उसे अल्फा कहते हैं, कुछ जगहों पे बीटा कह रहे होते हैं, जो इंक्रीमेंट फैक्टर होता है। खैर, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट है, जिसमें आप जो है ना, आपको कुछ नहीं पता, ना कोई लेबल्ड डेटा है, ना कोई ग्रुप्स मौजूद हैं, बस आपको एक गोल पता है कि मुझे इस मेज से बाहर निकल। अब इस मेज से बाहर निकलने के लिए आपने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, डिफरेंट आप अटेम्प्ट्स ट्राई करते हैं और उसकी बेसिस पर आप एट्रीब्यूट्स, आप अपने वेट्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं, अपने स्कोर्स को कम ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली जो है ना आपका मॉडल इतना ट्रेन हो जाता है। मैंने एक सवाल किया था अल्फा गो की जो है ना, एक बारे में किसी ने सुना था, जो गो है कौन सा गेम है इनका, जो चाइनीज चेस है? यस सर, वो ऐसे था कि जो गो का जो चैंपियन था उसको अल्फा गो ने हराया था कि वो ऑटोमेटिक। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो गो जो गेम है उसके अंदर जो गूगल का डीप माइंड था, बेसिकली उसने जो है ना अल्फा गो ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ट्रेन हुए वो मॉडल ने जो है उस चैंपियन को हराया था, जो दुनिया भर का चैंपियन था। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अब गेम जो गेम फील्ड्स होते हैं, जो बॉट्स गेम खेल रहे होते हैं, ये पता है ना आपको कि अब बॉट से इससे आ चुके। अल्फा गो क्या था? बेसिकली एक बॉट था, एक कंप्यूटर प्रोग्राम था, जो कि जो है ना अगली मूव बताता था कि यार यहाँ पे अब जो है ना ये बीट्स होती है ना, व्हाइट और ब्लैक जो रख रहे होते हैं आप उस गेम के अंदर, तो बीट्स जो है ना वो कहाँ प्लेस होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप जो है ना स्ट्रेटेजिक गेम्स में जो है ना वो आप जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज कर सकते हैं। आप अपने जो वो है, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, एस्ट्रोनॉमी, जो स्पेस मिशन है, उनमें जो है ना आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जहां आप जा रहे हैं उस वर्ल्ड की काफी सारी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो उसका एक सिमुलेटर बनाकर उसके अंदर बॉट को प्लेस करके आप जो है बेसिकली इस तरह की सिमुलेशंस रन कर करके मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो है ना आपको गोल की तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से ले जाती है। एक मिनट दीजिएगा। मैं माजरत खाऊं, मेरी वालदा की थोड़ी तबीयत जो है वो मुनासिब नहीं है, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। मंसूर बेटा, क्या तुम यहाँ से कंटिन्यू कर लोगी या हम आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर देते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं? आप लोग डिस्कस कर सर लीजिएगा, ये मैं लीव मुनासिब कर रहेगा रहा हूँ। सेशन। ओ